जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 2018 जैक बोर्ड का क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, 10वीं कक्षा का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें जो प्रश्न पूछा गया था ये इसका सॉल्यूशन है। इससे पहले हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि क्या आपने पूरा मैथ बुक जो है उसको कंप्लीट कर लिया है? अगर आप पूरा मैथ बुक को कंप्लीट कर लिए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और नहीं भी किए हैं तो भी ज़रूरी है, लेकिन जिनका कंप्लीट हो गया है उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरा चैप्टर तो हर एक चैप्टर को पूरा एक्सरसाइज को पढ़ के कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको ये देखना है कि उनमें से आपका कितना क्वेश्चन बन रहा है, किस क्वेश्चन में डाउट रहता है। तो इन सब के लिए जो है आपको ये बहुत ज़रूरी है, और इससे आपको सबसे बड़ी फ़ायदा ये होने वाला है कि आखिर किस तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप मैथ कंप्लीट नहीं किए हैं, आधा पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे वो सारा क्वेश्चन जो है एकदम डिटेल्स में बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि मेरा जो चैनल है JB क्लासेस बाय प्रमोद सर, इसमें जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, ये प्लेलिस्ट का क्या यूज है आपको बता देते हैं। ये प्लेलिस्ट जो है दोस्तों ये अलग अलग क्लास का बना हुआ है। तो 10वीं कक्षा के लिए जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है मॉडल पेपर क्लास 10। ठीक है, मॉडल पेपर क्लास 10 जैक बोर्ड 2023। आप उस प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे, इससे ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि उसमें 2009 से लेकर 2022 तक जितनी बार एग्ज़ाम हुआ है वो सबका सॉल्यूशन आपको मैथ का मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम 2022 का डाल चुके हैं, 19 का वीडियो डाल चुके हैं, और ये आपका जो है 18 का आज हम अपलोड करने वाले हैं। और इसमें दोस्तों आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि इसमें हम MCQ क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं, और आपका दीर्घ उत्तरीय जो सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो भी हम अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए आप बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये जो 18 का प्रश्न है इसका भी हमने 2 पार्ट पहले अपलोड कर चुका है। ये सारा आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिलेगा। आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे यूट्यूब में, प्लेलिस्ट खोलेंगे, प्लेलिस्ट में सारा आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम आज की पहली प्रश्न को देख लेते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या है, एक वृत्त है और ये वृत्त का हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, इस वाला भाग का, इसको त्रिज्यखंड कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और बोलता है इसका जो कोण है दोस्तों वो 60 डिग्री है। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन आधा लिखे है, जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री। अब सोचिए कि एक प्रश्न है जिसमें हमको क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या जो है r = 6 सेंटीमीटर है, और थीटा का जो मान है, यानी कि यहाँ पे जो कोण बने उसको थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ये 60 डिग्री है, तो थीटा = 60 डिग्री लिख देंगे। और हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों θ/360 πr²। थीटा का जो वैल्यू दोस्तों वो 60 है, यहाँ पे नीचे 360 है। ठीक है, आप पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे यहाँ पे, और आर का वैल्यू 6 है, तो 6 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में है। इससे क्या होगा, आपको 0 0 कट होगा, 6 से 36 6 बार में कटेगा, ये 6 से 6 कट गया, हमारे पास बचा क्या रहेगा, 22 × 6/7। इसको गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 का 1, 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है दोस्तों वो आपका आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। अब जो हमारे पास प्रश्न है, अगर आपको पहले वाला समझ में नहीं आया होगा तो ये ज़्यादा बढ़िया से और समझ में आएगा, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। और ये टफ क्वेश्चन है, इसमें बहुतों को कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, और आप डायग्राम देखते ही हैं, कितना स्मार्ट डायग्राम हम बना दिए हैं।
जो कि हमको कभी आता ही नहीं बनाने। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। देखिएगा यहाँ पे एक वर्ग है, ये वर्ग जो है इसके अंदर में 4 को गोल गोल अंडा है जो कि ठंडा में खाना जरूरी है। और ये अंडा जो है दोस्तों, इसको हम लोग वृत्त कहते हैं, यहाँ अंडा नहीं समझेंगे। ये वृत्त जो है दोस्तों यहाँ पे है, और क्या इसके बाहर में एक वर्ग है। अब इसमें क्या है कि चारों वृत्त को छोड़कर बाकी जो जगह बचा हुआ है ये क्या है, ये कलर किया हुआ है। यही जो बाकी जगह बचा हुआ है कलर वाला, उसी का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न लिखा हुआ है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ठीक है, ये एक वर्ग है, ये इसका नाम है ABCD और इसकी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखिएगा ये जो पार्ट बचा हुआ है इसी का हमको एरिया निकालना है। हम यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि छायांकित भाग है कहाँ पे, इस जगह पे छायांकित है, इस जगह पर है, इस जगह है, इस जगह है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, 4 को जो वृत्त है दोस्तों इसको हम माइनस कर देंगे। लिख देंगे यहाँ पर हम वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त जो है दोस्तों वो कलर किया हुआ नहीं है और हमको सिर्फ कलर भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है। पूरा वृत्त वर्ग का निकाल लेंगे और चारों वृत्त को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस 4 इंटू वृत्त का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब भुजा जो है इसमें कितना है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर है, तो 14 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 इंटू पाई का मान 22/7। अब समस्या आ गया यहाँ पर, ये आर कहीं अभी तक क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि त्रिज्या क्या है, ये आर त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा ये त्रिज्या है किसके लिए। ये त्रिज्या जो है दोस्तों वो किसके लिए, तो वृत्त के लिए है। ये सारे वृत्त के लिए, और सबका त्रिज्या जो है बराबर है, भले ही डायग्राम मेरा छोटा बड़ा बन गया हो। ठीक है, तो अब इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो है ये 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर में जो है दोस्तों 2 गो वृत्त है, यानी कि आधा 7 सेंटीमीटर, इधर आधा 7 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती वृत्त का आधा। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, इसका आधा कितना होगा, 7/2, यानी कि जो आर का वैल्यू होगा वो 7/2 गुना 7/2। ठीक है, इसके बाद इसको हम गुना करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, फिर 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा दोस्तों वो 14 का स्क्वायर 196 और 22 गुना 7। ठीक है, 196 माइनस इसको गुना कर देंगे तो 154 हो जाएगा। घटाव करेंगे, 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है दोस्तों इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसको देखते हैं। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 है। बोलता है इसका जो है आपको विविक्तर ज्ञात करना है, और मूलों की प्रकृति अगर हो तो मूलों की प्रकृति निकालो, और अगर सही प्रकृति हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास प्रश्न क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसमें क्या करना, हमको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। ठीक है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसके नीचे जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, जब 1 और 2 की हम तुलना करेंगे तो हमारे पास जो है दोस्तों a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 3 हो जाएगा। b के पास कितना हो जाएगा, यहाँ देखना x का गुणांक b, यहाँ x का गुणांक -2, इसलिए b का मान कितना -2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद c का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1/3। इस प्रकार हम a का मान, b का मान, c का मान पुट कर लिए। अब इसमें हमको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले विविक्तर निकालना। विविक्तर किसको कहते हैं, तो विविक्तर जो है उसको d लिखा जाता है शॉर्टकट में। d इक्वल टू फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना -2 है, तो स्क्वायर लगा देंगे। 4 इंटू a का वैल्यू 3 है और इंटू c का वैल्यू 1/3 है। अब ये 2 का जो स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे ये 3 और 3 कट हो जाएगा, ऊपर नीचे है और गुना में है, इसीलिए अब 4 गुना 1 कर देंगे 4 हो जाएगा, और 4 में 4 गया तो क्या बचा, 0 बचा रह गया। यहाँ पे जो दोस्तों d का वैल्यू 0 निकला, हम लिखेंगे चूंकि d इक्वल टू 0 इसीलिए मूलों की प्रकृति बराबर है। अगर d का मान 0 होता है
तो मूलों की प्रकृति क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। ठीक है, एक काम खत्म हो गया। सबसे पहले विविधता निकालना था, निकाल दिए, मूलों की प्रकृति लिख दिए। अब इसमें बोला कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। अब जब मूलों की प्रकृति बराबर होती है तो मूल कैसे निकाला जाता है दोस्तों, मूल बोले तो x का मान, इसका फॉर्मूला होता है -b/2a -b/2a। अब ये माइनस हम लिखेंगे, b का मान हमारा कितना है, तो b देखिएगा -2 है, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। ठीक है, एक माइनस फार्मूला वाला, एक माइनस इसमें भी था। और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू जो है दोस्तों 3 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर माइनस है, बी का वैल्यू -2 है, और 2 इंटू ए का मान 3 है। 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर में, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा /3, और यहाँ भी 1/3। यही जो है दोस्तों सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे टिकाऊ आंसर हो जाएगा। अब जो हमारे पास अगली प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है यहाँ पे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये प्रश्न जो है दोस्तों ये अथवा में आता है। ठीक है, अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला से जो x का वैल्यू निकाले, उसी के जगह पे अथवा में ये प्रश्न रहता है। ठीक है, इसको देखते हैं अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या प्रश्न है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमें दो संख्या निकालना है। ठीक है, और बोलता है जिनका योग 27 है, जिसको जोड़ देने के बाद 27 होना चाहिए, और गुणनफल जो है मतलब गुना करने के बाद कितना होना चाहिए, 182। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि माना एक संख्या इक्वल टू x, चूँकि दो संख्या का योग 27 है, एक संख्या को हमने x मान लिया। अब सोचिए कि अगर हमको बोले कि दो संख्या जोड़ने के बाद 20 हो जाता है, एक संख्या 7 है, दूसरा क्या होगा, तो क्या करेंगे, तो 20 में 7 को घटा देंगे। अगर हमको बोले कि दो संख्या जोड़े 20 हो जाता है, एक 7 है, दूसरा क्या होगा, तो 20 में 7 क्या कर देंगे, हम घटाव कर देंगे। ठीक है, यही बात पे यहाँ आ जाते हैं। अब अगर यहाँ बोला कि दो संख्या का योग 27 है, एक संख्या हमने x मान लिया, तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद 27 होता है, तो 27 माइनस x लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो दोस्तों अब यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे प्रश्न से का मतलब हो गया कि प्रश्न में जो बोला उसके अनुसार से। प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों का गुणनफल जो है वो 182 है, तो गुना दोनों को कर देंगे हम, x होल इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि x गुना 27 कर देंगे, तो 27 से x इंटू x करेंगे, x स्क्वायर इधर 182। ठीक है, अब x स्क्वायर को फर्स्ट में लिखेंगे, 27 x को बाद में लिखेंगे, और 182 जो है राइट साइड में उसको लेफ्ट में लाएंगे, उधर लड्डू बना देंगे, इधर क्या बचेगा, प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद और यहाँ क्या करेंगे, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर है, ये प्लस के पास माइनस हो जाएगा, और ये माइनस के पास प्लस हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, 0। जैसे ही x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 करेंगे, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज कर सकते हैं, या नहीं तो मिडिल टर्म फैक्टर का उपयोग करके हम x का वैल्यू निकालते हैं। चलिए आपको यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर से ही निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 है। हम क्या करेंगे, बीच में एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, और खींच के क्या करेंगे, x स्क्वायर को लिख लेंगे, 182 को लिख देंगे, और ये बीच में जो 27 है इसको हम दो भाग में बांट देंगे। ठीक है, दो भाग में बांटेंगे कैसे, तो वैसे बांटेंगे कि जोड़ या घटाव करने के बाद 27 हो जाए और गुना करने के बाद 182 हो जाए। फर्स्ट और लास्ट को हम गुना करते हैं, 182 आता है। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको गुना करें तो 182 हो जाए और जोड़ घटाव करें तो 27। तो हमारे पास जो नंबर है दोस्तों 13 गुना 14। अब देखिएगा कि 13 और 14 को गुना करते हैं तो 182 आ जाता है, और 13 और 14 को जोड़ करते हैं तो 27 आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -13x माइनस 14x, तो दोनों माइनस में है तो 27x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -13x माइनस 14x लिखना है, और इधर बीच में प्लस यहाँ पे था, और इधर इक्वल टू 0 है। अब ये दोनों एक साथ दोस्त बना देंगे, दोनों को एक साथ दोस्त बना देंगे, और दोस्त बनाकर क्या करेंगे, जो दोनों के पास रहेगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। x इसके पास भी, x इसके पास भी है, तो x को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x बचेगा, और अगर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 13 बचेगा। ये दोनों में दोस्तों क्या कॉमन लेंगे, हम 14 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा, और चूंकि यहाँ बाहर में माइनस लिए तो ये प्लस चेंज हो जाएगा, और 14 से ये 13 बार में इधर क्या हो गया, 0। अब यहाँ x माइनस 13 जो है इसको एगो लिखेंगे, एगो किसको लिखेंगे, बाहर वाले को,
x माइनस 14 को। इसके बाद क्या करेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो x का वैल्यू दोस्तों 13 हो जाएगा, यहाँ x का वैल्यू 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा 13 और 14 हो जाएगा। अब जो हमारे पास मौजूदा क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पे देखेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। एक पेड़ यहाँ पर खड़ा था ऐसे, अब क्या हो गया, इस पेड़ में आंधी आ गया और आंधी आने से पेड़ क्या हो गया, टूट गया। बोलता है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब बीच में क्या दोस्तों, पेड़ कहीं पर जगह टूट जाता है और जहाँ पर वो टूटता है तो टूटने के बाद वो भाग क्या होता है, नीचे झुक जाता है और नीचे झुकने के बाद वो क्या करता है, आसमान को छूने लग जाता है, ठीक है। अब बोलता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ पर जो कोण बनता है जमीन के साथ वो 30 डिग्री कोण बनता है। अब बोलता है कि पेड़ का शिखर जहाँ जमीन को छूता है, जमीन के पाद बिंदु की दूरी पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। अब यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं ये भी पहले पेड़ था, वो बिंदु सी पर टूट गया, टूटने के बाद बिंदु डी पर आकर जमीन से मिल गया, वो डी से जमीन पर आकर मिला, और जहाँ पर मिला और जहाँ पे पेड़ का पाद बिंदु था बीच का दूरी कितना है, 8 मीटर है। अब बोलता है कि बताइए कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। इसमें पूछा है हमको कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले, माना ए बी एक पेड़ है। इस प्रश्न में स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। माना ए बी एक पेड़ है जो बिंदु सी पर टूट जाता है। जो हमने डायग्राम में आपको बताया अभी कि ए बी एक पेड़ है जो इस जगह टूटती है, यहाँ मिलती है, इसी बात को यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना होगा आपको, ताकि जो आपको कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनर, उनको ये मालूम हो जाए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। माना ए बी एक पेड़ है जो बिंदु सी पर टूट जाता है तथा बिंदु डी पर जमीन को छूता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस बात को लिखना जरूरी है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या बोला, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर कौन होगा, ए बी, तो हम इस जगह पे लिखेंगे ए बी का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिएगा, यहाँ पे एक लाइन और लिखना छूट गया। यहाँ पे आपको ये लिखना होगा कि इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज बन गया बी सी डी, तो लिखेंगे इस प्रकार बी सी डी एक समकोण त्रिभुज बना, ठीक है। अब लिखेंगे ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं इसको बनेगा कैसे। हमारे पास ये वाला 8 मीटर है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। त्रिभुज बी सी डी में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये सामने वाला जो होता है दोस्तों बी होता है, नीचे वाला बी होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला पी बटा बी होता है, और थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है तो इस जगह टेन 30 लिखेंगे। और आपको जस्ट बताया हमने कि यहाँ कौन बनेगा, इसके सामने वाला पी होता है यानी कि बी सी, तो इसके जगह पे बी सी लिखेंगे और बी क्या हो जाएगा इसका, बी डी। अब टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है दोस्तों। बी सी का वैल्यू हमें जो नहीं मालूम है और बी डी हमें 8 मालूम है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी √3 हो जाएगा आपका, और 8 से 1 में होगा तो 8, इसीलिए बी सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू 8/√3 मीटर हो जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों हम फिर से इसमें लिखेंगे अब की बार पुनः। अब की बार हम क्या करेंगे, ये P ये B है तो H होता है। अब की बार B और H का जिसमें फार्मूला आता है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो B और H का फार्मूला जो दोस्तों cos थीटा में आता है, cos का फार्मूला B बटा H होता है। अब की बार थीटा का वैल्यू 30 पुट कर लेंगे, और B जो है दोस्तों आपका, तो B कितना हो गया यहाँ पे BD, और H जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा DC। cos 30 का वैल्यू जो दोस्तों, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो जितना sin 60 का होता है उतना cos 30 का होता है। sin 60 का आपको मालूम होना चाहिए √3/2 है, तो cos 30 का भी कितना हो जाएगा √3/2। इसके बाद यहाँ पर BD लिखा हुआ है। BD जो है हमारा दोस्तों वो 8 है, तो 8 पुट कर देंगे और DC को हम छोड़ देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे।
तो DC से रूट अंडर 3 में गुना करेंगे, DC रूट अंडर 3, 8 गुना 2 करेंगे तो 16। इसीलिए DC का वैल्यू क्या होगा 16, और ये रूट अंडर 3 जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा बाय में आ जाएगा। इसके बाद अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमको निकालना क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था हमको AB निकालना है। ये AB पूरा आप देखेंगे, ये AB जो है दोस्तों, तो AB जो है वो क्या है, तो बीच में टूट गया है, और ये ऊपर वाला जो AC था वही तो क्या हो गया, तो नीचे आ गया है। इसका मतलब अगर हमको ये पूरा निकालना बोलेगा, हम पहले BC और BC में क्या करेंगे, इधर वाला को जोड़ देंगे, वो चूँकि वो इसके बराबर है। ठीक है, तो AB बराबर क्या लिखेंगे हम, BC और प्लस CD। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते हैं इसको, और हमारे पास जो BC है वो कितना है देखिएगा, 8/√3 है यहाँ पे, और ये CD जो है दोस्तों वो कितना है, तो वो 16/√3 है। दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो है पेड़ की ऊंचाई मालूम हो जाएगा। √3 का तो √3 ही रहेगा, 8 + 16 हो जाएगा, तो 24/√3। लास्ट में इसको हम क्या करेंगे, हर का परिमेकरण कर देंगे, तो √3 नीचे है तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ऊपर में 24√3 और नीचे क्या √3 3 होगा, 3 से 24 8 बार में, तो 8√3 जो है दोस्तों वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। एक्सरसाइज 9.1 NCERT में क्वेश्चन नंबर 15 या 16, लास्ट वाला क्वेश्चन है 16 है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मतलब ये हुआ कि एक मीनार है, चलिए मान लेते हैं ये भी क्या है, मीनार है। अब इससे क्या बोला कि इसकी सरल रेखा एक सीधी रेखा है, इसमें 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। एक बिंदु जो है दोस्तों वो 4 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा बिंदु यहाँ से जो है इस जगह से ये 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक बिंदु 4 मीटर दूरी पर, एक 9 मीटर दूरी पर है, और बोलता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब यहाँ से भी कौन बनेगा, यहाँ से भी कौन बनेगा। चलो इसको लाइन यहाँ मिलाते हैं, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण क्या बोल रहा है, ये पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब हुआ कि दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए। ठीक है, जब दो कोण को मिलाकर जोड़ते हैं 90 हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, मान लिया जाए अगर ये थीटा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 - थीटा। 9th क्लास में बहुत सारा हम प्रैक्टिस करवाए थे आप लोग को कि अगर ये थीटा रहेगा तो ये क्या होगा, 90 - थीटा होगा। अगर 30 डिग्री का पूरक बोलेगा निकालना, तो क्या करेंगे, 90 में 30 को माइनस कर देंगे तो 60 बचेगा। ठीक है, चलिए तो आगे आप देखते हैं। हमको बोला यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमको दिखाना कि ये वाला 6 मीटर आएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे। हम स्टेटमेंट लिखना पिछला क्वेश्चन में सिखा दिए, लिखना माना ये भी एक मीनार है। ठीक है, 4 मीटर दूरी पर बिंदु C है तथा 9 मीटर दूरी पर बिंदु D है, जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। और लिख देना इस प्रकार ABC तथा ABD दो समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, हम इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको सिद्ध करना है कि AB जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 मीटर होगा। हम लेते हैं त्रिभुज यहाँ पर, इसको त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में हम लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan का फार्मूला P/B होता है। अगर यहाँ पर कौन बन रहा है, ये वाला P नीचे वाला B, यानी कि AB/BC। ठीक है, इसके बाद tan थीटा इक्वल टू AB/BC हो गया। और AB जो है दोस्तों, AB कितना है, AB यहाँ पर क्या है, AB तो नहीं मालूम है, और BC जो है दोस्तों वो हमको 4 मीटर मालूम है। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, फिर हम आगे लिखेंगे दोबारा पुनः, अब की बार इस त्रिभुज को ABD में। अब लिखेंगे त्रिभुज ABD में, फिर से हम लेंगे tan थीटा का फॉर्मूला, तो P/B होगा। लेकिन अब की बार जो दोस्तों यहाँ पर है थीटा का मान तो 90 - थीटा है, तो इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, 90 - थीटा लिखेंगे। और P जो है दोस्तों फिर इसके सामने ये वाला AB हो जाएगा, और B जो है क्या हो जाएगा, वो BD हो जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं 90 - थीटा के फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ट्रिगोमेट्री में 90 - थीटा कॉट थीटा होता है। अगर AB जो है वो AB और B2 जो है दोस्तों वो कितना 9 है। समीकरण नंबर 2 हमारा हो गया। इसके बाद आप देखिएगा हम क्या करने वाले इसमें है, इसमें हम लिखेंगे समीकरण 1 × 2। अगर हम 1 × 2 कर देंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 × 2। एक हमारे पास क्या है दोस्तों, एक देखिएगा tan थीटा है इक्वल टू AB/4, और इसमें cot इक्वल टू AB/9,
जब इसको हम इंटू करेंगे कैसे करेंगे, तो LHS में LHS को इंटू करेंगे, RHS में RHS को, यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कर देंगे। और इधर क्या करेंगे, AB बटा 4 इंटू AB बटा 9, ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना, ठीक है। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और AB गुना AB करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा, और 9 गुना 4 करेंगे तो 36 हो जाएगा। इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसमें गुना होगा तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, 36 गुना 1 36। इसीलिए हम AB जब निकालेंगे दोस्तों स्क्वायर खत्म करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6 होगा। ये हमारा जो है ये प्रूफ हो गया। अब जो अगली प्रश्न है दोस्तों इसको देखते हैं। एक शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। हमने शंकु का छिन्नक बताया था लास्ट वीडियो में आपको, 2019 का जब प्रश्न बता रहे थे कि अगर यह शंकु है, इस शंकु का हम बीचों बीच में काट दें और यहाँ पर ऐसे गोल कर दें, ये जो डायग्राम बन जाएगा ये छिन्नक बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, छिन्नक, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ क्या बोला, ये छिन्नक जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ये वाला जो है दोस्तों ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप जो है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। अब जो इसका वृत्तीय सिरा इसको कहते हैं, जो गोल वाला सिरा है, एगो का परिमाप 18 है, और एगो जो है दोस्तों इसका परिमाप कितना है, इसका परिमाप 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक छिन्नक है, छिन्नक की परिमाप जो है 18 और 6 है, और इसका तिर्यक ऊंचाई कितना है, 4 है। अब कहता क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। हमें निकालना है क्षेत्रफल दोस्तों। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई होल इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस प्रश्न में हमें कहीं R दिया ही नहीं है, ठीक है। तो R हम कैसे निकालेंगे, आप देखिए जरा ध्यान से, एकदम मजे के साथ, बिल्कुल समझ में आएगा और याद हो जाएगा, और एग्जाम में भी आएगा ये प्रश्न। 6 नंबर का 6 मार्क्स मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे प्रश्न को, हमारे पास जो है परिमाप दिया है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, निचली सिरे का परिमाप, ठीक है। तो निचली सिरे का जो परिमाप है दोस्तों वो कितना है, तो परिमाप हमारे पास है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसमें एक लाइन को और जोड़ लीजिएगा। सबसे पहले कि माना ऊपरी तथा निचली सिरे की त्रिज्याएं, निचली सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। आप इसको सबसे पहले मान लीजिएगा। इसके बाद आप फिर से शुरू करते हैं इसको हम। सबसे पहले ऊपर वाला परिमाप हमें 6 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे ऊपरी सिरे का परिमाप इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और अब यहाँ क्या करेंगे हम, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई R, तो इक्वल टू 6 लिख देंगे। और ऊपर वाला का त्रिज्या हमने R1 लिया है, तो इसमें R1 लगा देंगे। और क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे पाई R1 निकालेंगे, ये 6 है, 2 यहाँ बाय में आएगा दोस्तों, 3 बार में कट गया, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा कितना छोटा करके इस प्रश्न को हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अब लिखेंगे यहाँ पे हम निचली सिरे का परिमाप। तो निचली सिरे का जो परिमाप है वो कितना हमारा है, तो निचली सिरे का परिमाप हमारा जो दोस्तों 18 दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, परिमाप का फॉर्मूला यहाँ 2 पाई R लिखेंगे, इधर 18 लगा देंगे, और यहाँ पे R के जगह हम R2 लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी त्रिज्या को हमने R2 लिया था। जैसे ही पाई R2 लिखेंगे तो 18, ये 2 क्या आ जाएगा, यहाँ बाय में आ जाएगा, तो ये हमारा 9 बार में कट जाएगा, यानी कि पाई R2 हमारा कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने बताया कि क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। आप देखिएगा अगर हम इसको ऐसा कर दें, पाई को अंदर ले जाए, ठीक है, तो पाई को अंदर ले जाएंगे तो पाई गुना R1 क्या हो जाएगा, पाई R1 हो जाएगा। और हम क्या करें, यहाँ पे पाई गुना R2 कर दें तो पाई R2, मतलब हम इसमें क्या किए, पाई को अंदर कर गए तो पाई से दोनों गुना हो गया बारी बारी से, इधर L बचा रह गया। इसके बाद आप देखिएगा दोस्तों, जो पाई R1 है इसका वैल्यू कितना है, तो पाई R1 का 3 हमने निकाला, और प्लस पाई R2 का हमने कितना 9 निकाला, और इंटू L जो है हमारा दोस्तों ये कितना, L जो है तिर्यक ऊंचाई को L कहते हैं, ये L बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको हम, 3 प्लस 9 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और गुना 4, और 12 गुना 4 करेंगे तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दोस्तों इसका आंसर होगा। बिल्कुल ईजी तरीके से और छोटा रूप में है ये।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक तो आपको सारा समझ आ ही गया होगा और ये भी समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आपका 2018 में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमने सारा वो बता दिया। ठीक है, चलिए अब हमारे पास प्रश्न है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें जो है माध्यक निकालना है। माध्यक निकालना हमें वर्ग अंतराल मालूम है, बारंबारता मालूम है। हम जो पिछला पार्ट बनाए थे 2019 के क्वेश्चन का, उसमें भी आपको माध्यक सिखाए थे। इसमें भी माध्यक देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें संचयी बारंबारता हमें निकालना होता है। संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 है तो 2 ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे हम जोड़ते हैं, 2 और 3 5, फिर जोड़ेंगे तो 13, इसको जोड़ेंगे तो 13 6 कितना हो जाएगा 19, फिर इसको ऐसे जोड़ देंगे तो 25, फिर जोड़ेंगे तो 28 और 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, योग निकालते हैं। योग को जो है दोस्तों n कहते हैं। n कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो ये भी हमारा जो है 30 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम n/2 निकालते हैं। n/2 क्या होता है, तो 30/2 यानी कि 15, क्योंकि n का मान 30 था। इसके बाद हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले माध्यक वर्ग निकालना होगा। माध्यक वर्ग क्या होता है, तो माध्यक का वर्ग, ठीक है। माध्यक का वर्ग कौन होगा, तो n/2 जो हमारा है 15। इससे अधिक संचयी बारंबारता कौन है, इसमें ढूंढेंगे तो ये 15 से अधिक कौन हो जाएगा 19। 19 का संचय वर्ग अंतराल जो है ये आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा, यानी कि 55 और 60। इसके बाद जो है दोस्तों हमको L लिखना है। L क्या होता है, इसका निम्न सीमा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, F लिखना है, F लिखना है, CF लिखना है और H लिखना है। F क्या होगा, तो इसकी बारंबारता यानी कि 6। इसके बाद यहाँ पर जो है CF है, तो CF क्या हो जाएगा, तो माध्यक वर्ग जो है इससे ठीक पहले वाला वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग जो है उसकी संचयी बारंबारता यानी कि 13। इसके बाद क्या H क्या होता है, सबके बीच का डिस्टेंस। 5 का डिस्टेंस है तो H कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमको अब यहाँ क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। L का वैल्यू हमारा जो दोस्तों वो कितना निकल गया, 55 आ गया। n/2 हमारा जो है वो 15 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 है। और CF जो है वो कितना है, CF 13 है। और F हमारा कितना है, F हमारा 6 है। और × H जो है दोस्तों वो कितना है, 5 है। इसके बाद 55 + 15 में 13 गया तो 2/6 × 5। इसके बाद 55 + 2 × 5 कर देंगे 10/6। आगे क्या करना, 55 + 6 से 10 को डिवाइड कर देंगे तो एक बार में 6 आ गया यानी कि 4, पॉइंट लगा देंगे 0, 6 बार में 36 हो गया, फिर 0, 6 बार में 36 हो गया, यानी कि 1.666 लगातार चलेगा। इसको 1.67 हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप दोनों को जोड़ देंगे 55 और ये क्या हो जाएगा 56.67। ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक का आंसर होगा। इसके बाद जो है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और सारे प्रीवियस ईयर हमने अपलोड कर चुका है, 2-3 साल का, और अपलोड करूंगा आगे जो बाकी है, ठीक है। आप सबको सॉल्व करते रहेंगे और हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहां से देख सकते हैं। और मॉडल पेपर का वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में फिर हम।